अस्सलाम एंड वेलकम टू गूफी मेडिक्स। तो आज की वीडियो जो है वो हमारी नई सीरीज़ का पार्ट है जिसमें हम स्केलेटल मसल्स को अप्रोच करेंगे। इस सीरीज़ में हम हमारी बॉडी के जितने भी स्केलेटल मसल्स हैं उनकी तरफ जो है एक कदम बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम उनको समझ सकें कि उनका ओरिजिन इंसर्शन क्या है, उनका काम क्या है, वो हमारी बॉडी में कौन सी मूवमेंट कॉज करते हैं। तो जो हमारे स्केलेटल मसल्स होते हैं वो मूवमेंट कॉज करते हैं, हमारी बॉडी की जितनी भी ओरिएंटेशन और शेप भी है वो भी उन्हीं की वजह से होती है। तो हर वीडियो का कंटेंट सेम रहेगा। स्टार्ट हम कर रहे हैं हमारे अपर लिम्ब से, ठीक है। पहले हम बाजुओं की तरफ चलते हैं, फिर हम लोअर लिम्ब की तरफ चलेंगे, फिर हमारे नेक और एब्डोमिनल, बैक और हेड जितने भी बाकी मसल्स हैं। हर वीडियो का कंटेंट सेम हुआ करेगा, यानी कि हम एनाटमी देखेंगे, ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, फंक्शंस, क्या काम परफॉर्म किया जाता है उस मसल से, और पैथोलॉजी। अगर उस फंक्शन वो अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है या उस मसल के रीजन में पेन या कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो वो किन डिजीज़ की वजह से आ सकती हैं या कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो प्रॉब्लमेटिक होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी हमारे पहले मसल से जो कि है डेल्टॉइड। लेकिन इससे पहले एक 3 स्टेप एक्टिविटी अगर आप मेरे लिए कर दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, एक मासूमाना दरख्वास्त आपसे। तो स्टार्ट करते हैं जी। आप अपना थोड़ा सा आईपैड और फ़ोन जो भी जिस पे भी आप देख रहे हैं इसको थोड़ी देर के लिए अपने से दूर कर दें और इसको देखते रहें। पहला स्टेप है कि आपने अपने बिल्कुल बॉडी को न्यूट्रल पोजीशन में ले आना है। न्यूट्रल पोजीशन अगर आपको नहीं पता तो जैसे आप स्कूल में असेंबली में खड़े होते थे ना वैसे आप खड़े हो जाए। अपने हाथों को ले आएँ बिल्कुल सामने। कसम खा लें, जैसे आप कसम खा रहे हो एटलस की कि आज तो एनाटमी रट के रहूँगी या रहूँगा। तो वैसे आपने कसम खाने के लिए अपने हाथ को जैसे सामने लेकर आते हैं ना वैसे लें और आप अपने हाथ को उसी पोजीशन में ऊपर की तरफ ले जाएं। वेल डन, बिल्कुल सही, ऐसे ही करना है। उसके बाद हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड स्टेप है, आपने टाइटैनिक का पोज बनाना है। बिल्कुल आप सीधे अपने हाथ रखें और अब आप टाइटैनिक का पोज बना रहे हैं ना, जैसे जैसे बोर्ड पे था वैसा आपने बनाना है। बिल्कुल एग्जैक्टली। थर्ड स्टेप करेंगे हम। थर्ड स्टेप पे आपने क्या करना है जी, अब आपने अपने हाथों को फिर न्यूट्रल पोजीशन में ले आना है और पीछे की तरफ लेकर जाना है। वेल डन, हो गया आपके डेल्टोइड का काम पूरा। यही तो 3 फंक्शन है जो बेसिकली आपका डेल्टोइड परफॉर्म कर रहा है। ये तीनों एक्टिविटीज़ जो हमने की हैं वो आपके डेल्टोइड मसल्स ने ही की हैं। अब डेल्टोइड मसल्स होते क्या हैं? डेल्टोइड मसल हमारे शोल्डर का मसल है और काफ़ी सुपरफिशियल, बल्कि मोस्ट सुपरफिशियल मसल भी अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं है। ये हमारे शोल्डर को उसका राउंड कॉन्टोर जो है वो भी देता है, यानी कि राउंड शेप जो हमारी शोल्डर की है। जो हमारा डेल्टोइड मसल है वो एक थिक ट्रायंगुलर शेप का मसल है और इसको इसकी ट्रायंगुलर शेप की वजह से ही, जो कि ग्रीक लेटर डेल्टा है जिसका मतलब ट्रायंगल होता है, उसका नाम मिला है। मोस्टली जो भी हमारी एनाटमी में हमारे पास वर्ड्स होंगे ना वो ग्रीक और लैटिन से निकले हैं, क्योंकि जिस टाइम पे एनाटमी बनाई जा रही थी या स्टडी की जा रही थी उस टाइम पे यही 2 लैंग्वेजेस का राज था पूरी दुनिया पे। तो एनाटमी से स्टार्ट करते हैं जी। जो अगर हम एनाटमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो डेल्टोइड मसल है ना, ये ट्रायंगुलर, यानी कि 3 इसके ओरिजिन्स हैं, सेट ऑफ फाइबर्स हैं, हेड है, जो भी आप कहना चाहें। 3 बोन से ओरिजिनेट करता है, ठीक हो गया जी। और फिर जाके इंसर्ट होता है, एक सिंगल टेंडन बनाएगा और इंसर्ट हो जाएगा। फटाफट से अब इसके तीनों पार्ट्स देख लेते हैं। 3 पार्ट्स में जो हमने इसको डिवाइड किया ना, वो एक एंटीरियर पार्ट है जो क्लेविकल से निकल रहा है, मिडल पार्ट है जो एक्रोमियम प्रोसेस से आता है, और पोस्टीरियर पार्ट है जो स्पाइन ऑफ स्कैपुला, जो पोस्टीरियर स्पाइन ऑफ स्कैपुला है वहाँ से ओरिजिनेट होती है। अब हम इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं। ये एक 3D मॉडल है, ताकि अगर आपको विजिबल हो जाए। पता नहीं मैंने ही क्यों डाला है, पर मैंने डाल दिया, मुझे अच्छा लग रहा था। तो अब नेक्स्ट हम करेंगे जी एंटीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। एंटीरियर पार्ट को लैटिन वर्ड इसका पार्स क्लेविकुलरिस है और ये लैटरल 1/3 ऑफ क्लेविकल से आता है। अब लैटरल 1/3 क्या है? क्लेविकल को हमने 3 पार्ट में कर लिया डिवाइड। जो स्टर्नम की साइड पे है वो मीडियल पार्ट है, और एक मिडल पार्ट है, और एक लैटरल पार्ट है जो कि एक्रोमियम की साइड पे है। अगर हम स्टर्नम को मिड लाइन मान लेते हैं, मिड पॉइंट मानते हैं, जो आपकी ये बिल्कुल बोन है ना, चेस्ट पे एक बोन फील होती है, वो आपकी स्टर्नम बोन है, ठीक है। वहाँ से अगर हम मिड लाइन पाने उसकी तरफ अगर आप जा रहे हैं तो आप मीडियली जा रहे हैं, उससे अवे जा रहे हैं तो आप लैटरली जा रहे हैं। ये एक छोटा सा कंसेप्ट था ये बताने के लिए कि मुझे एनाटमी आती है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं इंटरमीडिएट पार्ट। इंटरमीडिएट पार्ट और एक्रोमियल पार्ट, क्योंकि एक्रोमियम से ओरिजिनेट हो रहा है इसलिए हम इसे एक्रोमियल पार्ट कहेंगे। इसका लैटिन वर्ड है पार्स एक्रोमियालिस। इसका मतलब क्या होता है ये मुझसे मत पूछना, मुझे नहीं पता। एक्रोमियल फाइबर अराइज होते हैं हमारे पास सुपीरियर सरफेस ऑफ द स्कैपुला से, जिसको एक्रोमियन प्रोसेस कहते हैं हम। ये जिस पे एक गोल दायरा बना हुआ नज़र आ रहा है। फिर हम चलेंगे जी पोस्टीरियर पार्ट की तरफ से, यहाँ पर स्कैपुलर पार्ट, ठीक है। ये इसको पार्स स्कैपुलरिस कहते हैं। अगेन मीनिंग मुझे नहीं पता, जस्ट
इस वीडियो को अच्छा इंटेलेक्चुअल दिखाने के लिए मैंने ये सब डाल दिया है। स्पाइनल फाइबर्स ओरिजिनेट हो रहे हैं हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ, ये पोस्टीरियर लिप और लोअर लिप आप कुछ भी कह लें, एक ही मतलब है। सीधे अल्फाज रखा करें, जब भी वाइवा में भी आप अगर जाएँ एनाटमी का वाइवा दें तो फॉर गॉड सेक इतने मुश्किल लफ्ज़ मत बोला करें जो आपको ही ना पता हो। तो ये पोस्टीरियर लिप ऑफ सुपीरियर लोअर लिप, ये लिखने में, बुक्स में लिखने में या इस तरह प्रेजेंटेशन में लिखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप वाइवा में अगर ये वर्ड देंगे और आपको समझ ही नहीं आएगा, आप गलत बोल देंगे तो मार्क्स कटेंगे बेफजूल के। तो ये जो ग्रीन सर्कल सा बन रहा है ना, ये है हमारा पोस्टीरियर स्पाइन, जहाँ से इसके पोस्टीरियर फाइबर्स ओरिजिनेट होंगे। अब ये तीनों फाइबर्स ओरिजिनेट हो चुके हैं। अब ये सिंगल एक टेंडन बनाएंगे और जाके ह्यूमरस पे एक ट्यूबरोसिटी है, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, वहाँ पे अटैच होंगे। ठीक है, जो मसल का टेंडन जिस जगह अटैच हो रहा है वह एक उभरा हुआ सा पॉइंट है, उसको हमने ट्यूबरोसिटी कह दिया। इस तरह से ये तीनों आएंगे और जाके अटैच हो जाएंगे। ठीक है जी, अब हम देखते हैं इसकी ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। बेसिकली एक्सिलरी आर्टरी है, जो पार्ट को आर्टरी सप्लाई कर रही है ना, उसी एरिया के नाम से हम रख देते हैं। जैसे सड़कों का नाम होता है, सड़क एक ही आ रही होती है लेकिन एरिया का नाम हमने रख दिया है कि कोई मुल्तान है, कोई लाहौर है, तो कोई पंजाब की सड़क है, तो कोई किस चीज़ की सड़क है। ठीक है, बेसिकली है वो एक रोड ही, तो ये भी एक आर्टरी ही है। एक्जिला वाले पार्ट को सप्लाई करिए तो एक्सिलरी आर्टरी। तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टरीज़ के नाम अगर आप याद कर लें तो बहुत अच्छा है। थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, फिर हमारे पास एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ठीक है, ये तीन आर्टरीज इंपॉर्टेंट है ब्लड सप्लाई के लिए, अगर आपको वाइवा में आता भी है तो। अब हम जाते हैं नर्व सप्लाई की तरफ। हमें पता है कि अपर लिम्ब को जो सप्लाई कर रही है नर्व, वो है हमारे ब्रेकियल प्लेक्सिस। इसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगी, इसको इजी वे में ड्रॉ करके और उसको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी हम देख लेते हैं कि कौन सी इसकी नर्व है जो डेल्टॉइड को सप्लाई करती है। डेल्टॉइड को जो सप्लाई कर रही है वो है एक्सिलरी नर्व, जो ग्रीन कलर में शो की गई है। ओके, तो इसकी रूट वैल्यू होती है हमारे पास C5 C6, ये अगर आपको नज़र आ जाए तो, यानी कि इसकी जो भी प्लेक्सिस होता है उसमें एक रूट्स होती हैं, कॉर्ड्स होती हैं, ब्रांचेस होती हैं आगे उसकी। ठीक है, तो ब्रांच इसकी एक्सिलरी है और रूट इसकी C5 C6 है। ये दो चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी होती हैं किसी भी नर्व के बारे में। अब हम देखेंगे जी डेल्टॉइड करता क्या है। जो स्टार्ट में हमने 3 स्टेप परफॉर्म किए वो तो हमें पता है ना जी, लेमन लैंग्वेज में ये करता है, लेकिन क्योंकि लेमन लैंग्वेज मेडिकल कॉलेज में नहीं चलती, वहाँ पे तो प्रोफेसर साहब को वही सुनना है जो उनकी बुक में है, तो हमें फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और एबडक्शन जैसे वर्ड्स यूज़ करने होंगे। लेकिन पेशेंट आपके पास जो कंप्लेंट लेकर आएगा ना, वो लेमन लैंग्वेज में रहेगा। वो कहेगा जी मुझे शर्टिंग करने में प्रॉब्लम होती है, शर्ट चेंज करने में, ड्रेसिंग करने में प्रॉब्लम होती है, मुझे कॉम्बिंग करने में प्रॉब्लम है, मैं शेल्फ से, कोई फीमेल आ रही है वो कह रही मैं शेल्फ से मसाले का डब्बा नहीं उठा पाती, जैसे मैं उसकी तरफ हाथ बढ़ाती हूँ मुझे दर्द होती है, या फिर मैं अपनी ब्रा को स्ट्रिप या अनस्ट्रिप नहीं कर सकती, मुझे हाथ पीछे जाने में प्रॉब्लम होती है, मैं अपने कमर पे जो है वो इचिंग नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे वैसे पेन होती है, मैं हाथ ऊपर बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ, डस्टिंग नहीं कर पा रही हूँ। इस तरह की कंप्लेंट्स लेकर आएंगी, वो हमने उसको मेडिकली जो है वो कन्वर्ट करना है। तो देख लेते हैं एक्शन को। तो जी ये अगेन मेरा फेवरेट 3D मॉडल जो कि मैंने यहाँ ऐसे लगा दिया क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है, सच में अच्छा लग रहा है। तो जी जो मोशन ये परफॉर्म करेगा वो है फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और एबडक्शन और रोटेशन। प्राइम मूवर ये फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और एबडक्शन में ही है, रोटेशन इसकी जो है वो असिस्टेड है। फ्लेक्शन वही जो हमने कसम वाला एक पोज किया था, और एक्सटेंशन हमारी बॉडी की जो हम हाथ पीछे लेके गए थे, और एबडक्शन जो हमारा टाइटैनिक वाला पोज था। अब एंटीरियर पार्ट जो है इसका क्लेविकल पार्ट है, एक रफ गैस मारो, 1 मिनट वीडियो पॉज करो, एक रफ गैस मारो कि मसल कंट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ओरिजिन जो है वो इसका मूव नहीं करता, इंसर्शन मूव करता है। इंसर्शन पॉइंट मूव करेगा तो कौन सी मूवमेंट होगी? बिल्कुल फ्लैक्शन। कितने इंटेलिजेंट हो तुम सब। हाँ जी, ये इस तरह से फ्लैक्शन होगी, और साथ ही साथ ये हमारी जो ह्यूमरस है उसको मीडियली रोटेट भी करता है, तो ये इंटरनल रोटेशन भी कॉज करता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास मिडल या लैटरल पार्ट। मेरा फेवरेट तो लैटरल पार्ट है, लेकिन बुक्स में और हर जगह पर मिडल ही लिखा है, तो मैं उनसे पंगा नहीं लेना चाहूँगी।
तो ये एक पार्ट क्या करेगा, एबडक्शन करवाएगा, क्योंकि जब भी इसकी इंसर्शन से वो मूवमेंट करेगा, इंसर्शन जो ओरिजिन की तरफ जाएगा, तो हमारे पास एबडक्शन होगी। अगेन आप जीनियस लोगों को ये पता होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी पोस्टीरियर पार्ट या स्पाइनल पार्ट की तरफ। अब ये जब कंट्रैक्ट होगा, यानी कि इसका इंसर्शन जब जाएगा, तो कौन सी मूवमेंट हो सकती है, अब तो एक्सटेंशन ही बची है। जब 4 ऑप्शन हो ना हमारे पास एमसीक्यू, और 3 हमें पता हो कि भाई ये तो पक्के गलत हैं, तो चौथा वाला तो आंसर होता ही है। ओके जी, साथ ही साथ ये करवाता है हमारे पास एक्सटर्नल रोटेशन। अगर हम इसकी ये जो पोस्टीरियर से एक छोटी सी पिक्चर आपको नज़र आ रही है, जब ये कंट्रैक्ट करेगा तो हमारा हाथ जो है वो ऑटोमेटिकली पीछे की तरफ ही जाएगा, और असिस्ट करवाता है ये जो ह्यूमरस है उसको लैटरली रोटेट करवाता है। अब हम देखते हैं जी कौन कौन सी पैथोलॉजीज़ हैं। अगर कोई हमारे पास शोल्डर की कंप्लेंट्स के साथ आए, या जितने भी पीछे मैंने आपको कंप्लेंट्स बताई हैं उनके साथ आया, तो हमारा बेसिक अप्रोच क्या होना चाहिए, ठीक है। उसकी क्या क्या कोजेज़ हो सकती है, डेल्टॉइड की पेन की या शोल्डर की पेन अगर मैं कहूँ। सबसे पहले तो हमारे पास है सब एक्रोमियल बर्साइटस। बर्साइटस यानी कि इन्फ्लेमेशन। बर्सा यानी कि एक कुशन लाइक सैक जो कि फ्लूइड फिल्ड होता है, हमारे कैविटीज़ में कहीं ना कहीं कुशन रखा होता है, ताकि एक अच्छा सा ना सुकून दे माहौल रहे, आरामदेह माहौल रहे हमारी बॉडी में, कोई गड़बड़ ना आए। लेकिन अगर जहाँ पे भी सुकून और आराम हम सोचते हैं, वहाँ कोई ना कोई गड़बड़ तो हो ही जाती है, और यहाँ ये गड़बड़ होती है कि इस बरसा में हो जाती है इन्फ्लेमेशन। किसी भी कॉज की वजह से, किसी इन्फेक्शन की वजह से इसमें हो गई इन्फ्लेमेशन, और अब इन्फ्लेमेशन से ये हमारे डेल्टॉइड को इम्पिंज करेगा और उसको जो है वो पेन कॉज करेगा। फिर जो मोस्ट कॉमन और लीडिंग कॉज है हमारे डेल्टॉइड की पेन की या शोल्डर पेन की, अगर डेल्टॉइड के पर्सपेक्टिव से बात करें तो वो है एक्सिलरी नर्व की इंजरी। एक्सिलरी नर्व की इंजरी की बहुत कॉजेज है, इसको हम ज़्यादा अच्छे से अप्रोच करेंगे आगे। अब हम देखते हैं थर्ड कोर्स, जो कि रोंगली अप्लाइड आईएम इंजेक्शंस हैं। मस्कुलर इंजेक्शन लगाने का एक ही रूल होता है, एक तो आपको उसको सही पॉइंट पे बेली पे लगाना होता है, और दूसरा आपने जो है उसको 90 डिग्री के एंगल पे सिरिंज को रख के लगाना होता है, ठीक है। तो जैसे आपको ये नज़र आ रहा है ग्रेट स्पॉट ट्रायंगल के बीच में, यहाँ पे आपने एग्जैक्टली लगाना होता है। अगर आपने आईएम इंजेक्शन लगाने में गलती कर दी है, तो फिर आपका जो नर्व है ना वो भी डैमेज हो सकती है। तो एक्सिलरी नर्व के डैमेज होने का, उसकी इंजरी होने का एक रीज़न रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ आईएम इंजेक्शन भी है। अब हम देखते हैं बर्साइटिस को। सबसे पहले तो ये बर्साइटिस है कि मैंने आपको बता दिया इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इसमें किसी भी कॉज की वजह से हो सकती है, किसी बैक्टीरिया की वजह से, किसी इंजरी की वजह से जो है ना ये कॉज कर सकता है। इसमें इम्पिंजमेंट की पेन आती है, आपको शार्प सी पेन होगी, थोड़ी सी शार्प कह रही हूँ, सॉरी माय फॉल्ट, डिफ्यूज सी पेन होगी, डीप होगी, लेकिन आपको ज़रा करारी टाइप की होगी। अगर तो पेन इंटेंस है, सबसे पहले मैनेजमेंट का तरीका, आपने पेन सबसाइड करनी है। जब तक पेशेंट की पेन सबसाइड नहीं होती, वो आपकी कोई बात नहीं सुनेगा। तो पेन सबसाइड करने के लिए अगर इंटेंस है तो स्टेरॉयड इंजेक्शन दे दें। अगर इतनी इंटेंसिटी नहीं है पेन की, तो फिर आप उसको जो है वो कोशिश करें कि एनसेट से कवर करें। उसके बाद आप फिजियोथेरेपी अप्रोच की तरफ आएंगे। सॉरी, मैं एक बात बताना भूल गई, अगर कोई इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स देनी है। और प्लीज़ जब भी आप भी प्रैक्टिस करें तो थर्ड जनरेशन से ही स्टार्ट ना कर दिया करें, ताकि फटाफट जो है हम क्या करते हैं कि इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए थर्ड जनरेशन दे देते हैं, जैसे सेफ्स्पॉन होगी, डायलासिन हो गई। हम इसको कहते हैं कि दे दें ताकि जल्दी से पेशेंट जो है वो रिकवर कर जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले आप फर्स्ट जनरेशन ट्राई करें, फिर सेकेंड जनरेशन, देन आप थर्ड जनरेशन की तरफ जाएं, क्योंकि अगर थर्ड जनरेशन भी उसने रजिस्ट कर ली तो उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। फिर फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में पहला स्टेप आता है, आपने कोल्ड पैक्स लगाने होते हैं ताकि स्वेलिंग रिड्यूस हो जाए। 10 to 15 मिनट्स तक तो आपको ये देनी चाहिए। उसके बाद हम करेंगे जी हमारी स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग शोल्डर की। एक बार पेन सबसाइड हो जाती है, फिर आप एक्सरसाइज कोई भी करवा सकते हैं उसकी रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज़ करने के लिए। जैसे शोल्डर की फ्लेक्शन है, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज, ये ज़्यादा अच्छा एविडेंस देखने को मिला है मुझे, जो मैंने रिसर्चेस चेक की हैं। उसके बाद हम स्ट्रेच करवाते हैं जी। ये कौन सा स्ट्रेच है, ये है हमारे पास पोस्टीरियर डेल्टॉइड का स्ट्रेच, ये रहा हमारे पास एंटीरियर डेल्टॉइड का स्ट्रेच। एंटीरियर स्ट्रेच करवाते हुए थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, पूरे लिमिट पे मत जाइए, क्योंकि आगे से ये इतना स्टेबल नहीं होता। फिर हम आते हैं जी इंजरी टू दी एक्सिलरी नर्व। क्या क्या कॉजेज़ हो सकती हैं, जल्दी से देख लेते हैं। डिसलोकेशन सबसे पहली कॉज, या फिर जो हमारी सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस है। मैंने आपको अगर पहले बताया हो कि जब ये, सॉरी मैं बताना भूल गई, कि जब ये एक्सिलरी नर्व जो है ना
वो बिल्कुल हमारे ह्यूमरस के सर्जिकल नेक के नीचे से गुजर रही होती है। तो जैसे ही उस पे कोई फ्रैक्चर या डिसलोकेशन होती है तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि वो एक्सिलरी नर्व को भी डैमेज करेंगे। सेकंड पे हमारे पास रॉन्ग यूज़ ऑफ क्लचेस भी आ जाता है, जो कि उस पर प्रेशर अप्लाई करता है कि अगर आप क्लचेस को ठीक से यूज़ नहीं कर रहे हैं और आर्मपिट पे रख के ज़्यादा ही प्रेशर डाल रहे हैं तो भी नर्व पे प्रेशर आता है। और थर्ड कॉज मैं रॉन्ग इंजेक्शन भी बता चुकी हूँ। अब सिम्टम्स देख लेते हैं। 3 ही सिम्टम होंगे हमारे पास। मोस्ट कॉमन एट्रोफी हो जाएगी, डेल्टोइड मसल की वीकनेस होगी और लॉस ऑफ सेंसेशन होगा हमारे पास, ठीक है। हमारे पास बिल्कुल ही जो राउंड शेप होती है ना उस वो नहीं मिलेगी, फ्लैटेंड शेप मिलेगी हमें, पतला सा कंधा होगा। और पेशेंट जब हम सेंसेशंस चेक करेंगे तो वो कहेगा जी मुझे कोई सेंसेशन नहीं हो रही या मुझे टच फील नहीं हो रहा। मैनेजमेंट की तरफ आते हैं जी। 3 तरीके से हम इसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं, मेडिसिन से, फिजियोथेरेपी से और अगर ना हो तो सर्जरी से। नर्व इश्यूज़ में पहले कंसीडर किया जाता था कि फिजियोथेरेपी इतनी अच्छी नहीं कंसीडर की जाती थी, बल्कि इसको कंसीडर ही नहीं करते थे। इसको ज़्यादातर हम MSK या मस्कुलोस्केलेटल कॉजेज़ के लिए ही ज़्यादा इफेक्टिव समझते थे। लेकिन रीसेंट रिसर्चेज़ में जो 2007 और 8 की से रिसर्चेज स्टार्ट हुई हैं उसमें इसको बहुत अच्छा एविडेंस मिला है। 2001 से भी जो रिसर्चेज हुई हैं उसमें भी अच्छा था, लेकिन इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। लेकिन 2007 और 8 से जो इसके ऊपर रिसर्चेज और जो EPP की रिसर्चेज आपको मिलेंगी पबमेड या गूगल स्कॉलर पे, उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया इसको। तो सर्जरी पे जाने से पहले अब डॉक्टर रिकमेंड कर देते हैं कि आप एक बार फिजियोथेरेपी ट्राई कर लें। तो मेडिसिन्स देने के बाद एनसेड्स यहाँ पे स्टेरॉइड्स पेन सबसाइड करने के बाद ये मैन्यूवर जो है, ये मैन्यूवर बेसिकली मैंने किज़नर और जो हमारे पबमेड की रिसर्चेज हैं उसी में से सिलेक्ट किया है। बहुत सारी को देखकर मैंने एक ये मिक्स सा बनाया है और ये आपको फिजियोपीडिया की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। तो आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं हम। बेसिकली ये मैन्यूवर 6 वीक्स का होता है, ठीक है। पहले 2 वीक्स में हमने ये मैन्यूवर रखना है जो कि पैसिव रेंज ऑफ मोशन भी जाएगी, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन भी रखना है हमने सारी मूवमेंट्स का, लेकिन एक्सेप्ट एक्सटर्नल रोटेशन, ठीक है। एक्सटर्नल रोटेशन में क्योंकि अभी जॉइंट इतना स्टेबल नहीं होगा, जॉइंट को स्टेबिलिटी मसल से मिल रही है, मसल ही वीक है, मसल में पेन है, नर्व पे प्रेशर है, नर्व की इंजरी है। और जैसे आप एक्सटर्नल रोटेशन या एक्सटेंशन की तरफ जाएंगे ना फुल रेंज में, तो नर्व पे प्रेशर आएगा। एक्सटेंशन पे इतना नहीं आता लेकिन एक्सटर्नल रोटेशन पे काफ़ी आता है। 2 to 4 वीक्स जब हो गए हैं हमारे ट्रीटमेंट को, अब हमने ये वाला प्रोटोकॉल जो है वो अप्लाई करना है। अवॉइड करना है कि एंड रेंज पे ना जाएं आप, स्पेशली एक्सटर्नल रोटेशन और एबडक्शन की, ठीक है। एक्टिव रेंज ऑफ मोशन इसमें इंपॉर्टेंट है, एल्बो, रिस्ट और हैंड की मूवमेंट्स भी करवानी है आपने। डेल्टोइड की न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन जो है, जिसमें हम बाहर से एक जो है वो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन उसको देते हैं मसल्स को, वो भी काफ़ी इफेक्टिव प्रूफ हुई हैं। उसका जो रिसेंट 2012 और 14 की स्टडीज़ हैं उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स जो हुआ है। 4 to 6 वीक्स में अब हमारे लास्ट 2 वीक्स जो हैं इसमें अब हमने रेजिस्टिव एक्सरसाइज की तरफ जाना है और टारगेट करना है हमारे मेन मसल्स को, सिर्फ और सिर्फ डेल्टोइड को नहीं, रोटेटर कफ को भी, क्योंकि डेल्टोइड बहुत क्लोजली काम करते हैं रोटेटर कफ के साथ। नेक्स्ट वीडियो हम रोटेटर कफ के ऊपर ही बनाएंगे। फिर हमने PNF टेक्निक्स जो है उसके डायगनल्स को आप कर सकते हैं अप्लाई। क्लोज चेन एक्टिविटीज़ ज़्यादा अच्छी इसमें प्रूव हुई हैं। वॉल पुशअप्स हैं उसको फिर आप टेबल की तरफ प्रोग्रेस करवाएं, फिर फ्लोर की तरफ। वेट शिफ्ट्स हैं जो कि आप वेट बॉल्स होते हैं ना वो काफ़ी अच्छे इसमें हुए हैं। डम्बल्स भी आप करवा सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा मैन्यूवर। थैंक यू सो मच वॉच करने के लिए। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है, थैंक यू सो वेरी मच। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको अलर्ट मिल जाए। ओके, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।